हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टूटे हुए भरोसे की कहानी, एक दर्दनाक सच। राधे कृष्णा दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में झूठ और गोपनीयता कितनी भी बड़ी मजबूरी में क्यों न रखी गई हो, अतः वे केवल विनाश और अविश्वास ही लेकर आते हैं। अजनबी सी बेचैनी और बालकनी का रहस्य। संध्या को उस रात अचानक अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। दिन भर की थकान के बाद जब उसकी आँख खुली तो कमरे में एक अजीब सी खामोश पसरी थी। उसने आदत के अनुसार बिस्तर के दूसरे छोर पर हाथ बढ़ाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तकिया पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था, जिसका साफ मतलब था कि उसके पति अमित काफ़ी देर पहले उठ चुके थे। संध्या बिना कोई आहट किए कमरे से बाहर आई। पूरे घर में सन्नाटा था और घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। तभी बालकनी की तरफ से उसने धीमी आवाज़ सुनाई दी। उसने सावधानी से आगे बढ़कर देखा। अमित हाथ में फ़ोन लिए पीठ किए खड़ा था। स्क्रीन की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह किसी से बहुत धीमे स्वर में बात कर रहा था। जैसे ही संध्या ने एक कदम और बढ़ाया, अमित अचानक चौंक गया। उसने घबराहट में तुरंत फ़ोन काट दिया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी, लेकिन अगले ही पल में उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। झूठ और शंका का गहरा होना। जब संध्या ने शांत स्वर में पूछा, इतनी रात किए किससे बात कर रहे थे, तो अमित ने बनावटी हंसी के साथ कहा, तुम भी ना, कैसी बातें करती हो। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए ताज़ी हवा खाने बाहर आ गया था। संध्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि उसने अमित को फ़ोन पर बात करते देखा है। अमित ने तुरंत बात बदलते हुए मुस्कुराकर कहा, लगता है तुमने कोई सपना देख लिया है। चलो अंदर, बाहर ठंडी हवा चल रही है, तबीयत खराब हो जाएगी। अमित ने संध्या के कंधे पर हाथ रखा और उसे कमरे में ले आया। संध्या चुपचाप चल तो दी, लेकिन उसके मन की शंका अब और गहरी हो गई कि उसे वह अमित याद आने लगा जो कुछ महीने पहले तक ऑफिस की छोटी से छोटी बात, हंसी मजाक या परेशानी संध्या से बांटे बिना नहीं रहता था। लेकिन अब व्यक्ति उसे नजरें चुराने लगा था। संध्या ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद काम का दबाव या उम्र की जिम्मेदारियों के कारण अमित बदल गया था, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो रहा था। निखिल की सलाह और एक झूठी उम्मीद। अगली सुबह संध्या के चेहरे पर रात भर की जागने की बेचैनी साफ दिख रही थी। तभी उसके बेटे निखिल का वीडियो कॉल आया। माँ का उदास चेहरा देख निखिल तुरंत समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने पूछा, क्या बात है माँ, आज आप बहुत उदास लग रही हो। संध्या का धैर्य टूट गया और उसने पिछली रात की पूरी घटना और अमित के बदलते व्यवहार के बारे में निखिल को बता दिया। उसने यह भी कहा कि अमित से पूछने पर उसे सिर्फ इतना ही कहा कि समय आने पर सब पता चल जाएगा। निखिल पहले तो चुप रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। संध्या के नाराज होने पर निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप तो मुझे भी डरा देती हो। मुझे पूरा विश्वास है कि पापा आपके लिए कोई बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। वे आपसे कितना प्यार करते हैं, अगर पहले ही बता देंगे तो सरप्राइज कैसा। आप बेकार में ही चिंता कर रही हैं। बेटे की बात सुनकर संध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे लगा कि शायद उसने बेवजह ही शक पाल लिया था।
उसने तय किया कि वह अब अमित से इस बारे में कोई सवाल नहीं करेगी। मखमली डिब्बा और अधूरी खुशियाँ। 2 दिन बाद अमित ऑफिस जाने की जल्दी में अपना पुराना कोट कुर्सी पर छोड़ गया ताकि उसे लॉन्ड्री में भेजा जा सके। संध्या ने आदत के अनुसार कोट की जेबें टटोली ताकि कोई ज़रूरी कागज़ न धुल जाए। तभी उसकी उंगलियां एक छोटे से मखमली डिब्बे से टकराई। उसने उत्सुकता से डब्बा खोला तो भीतर हीरे की एक बेहद खूबसूरत अंगूठी चमक रही थी। यह देखकर संध्या की आंखों में चमक लौट आई। उसने होठों पर मुस्कान फैल गई और उसने मन ही मन खुद को डांटा कि उसने अपने पति पर व्यर्थ ही संदेह किया। उसने मुस्कुराते हुए अंगूठी वापस डिब्बे में रखी और उसे कोट की जेब में वैसे ही रख दिया जैसे उसे कुछ देखा ही न हो। उस रात वह कई दिनों बाद निश्चित होकर सोई। वह कल्पना करने लगी कि उसकी शादी की सालगिरह पर अमित उसे फिर से प्रपोज करेगा, घुटनों के बल बैठकर अंगूठी पहनाएगा और कहेगा कि इतने सालों बाद भी उसका प्यार पहले जैसा ही है। सालगिरह की सुबह और वज्रपात। अगली सुबह संध्या बहुत उत्साह के साथ उठी। उसने अपनी पसंद की लाल रंग की साड़ी पहनी, श्रृंगार किया, मांग में सिंदूर भरा और हाथों में चूड़ियाँ पहनकर खुद को आईने में देखा। उसे बरसों बाद उसने भीतर एक नई दुल्हन जैसी लाज महसूस हुई। जब वह मुस्कुराती हुई बैठक में पहुंची तो अमित पहले से ही पूरी तैयार होकर खड़ा था। उसने औपचारिक कपड़े पहने थे और उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था। संध्या चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई, यह सोचकर कि अमित शायद उसे कहीं बाहर ले जाने वाला है। उसका दिल तेजी से धड़कने लग रहा था और उसे उम्मीद थी कि अमित अब घुटनों पे बल बैठेगा, लेकिन अमित घुटनों के बल नहीं बैठा। न ही उसने जेब से अंगूठी निकाली। उसने केवल एक मोटी सी फाइल निकालकर संध्या के हाथ में रख दी। जब संध्या ने धीरे से फाइल खोली तो सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वैवाहिक संबंध, पारस्परिक समझौता, डिवोर्स पेपर। इन शब्दों को पढ़ते ही संध्या की सांसें जैसे रुक गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, हाथ कांपने लगे और होठ सूख गए। जिसे हीरे की अंगूठी को उसने प्रेम का प्रतीक समझा था, वह किसी और की कहानी का हिस्सा थी। यह कागज केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व पर हुआ एक वज्रपात जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। फाइल के हर पन्ने पर वही कानूनी भाषा, शर्तें और हस्ताक्षर के लिए खाली स्थान। कड़वे सच का सामना। संध्या के टूटते हुए स्वर में पूछा, अमित, यह सब क्या है? क्या यह कोई मजाक है? अमित ने बिना उसकी ओर देखे गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, काश यह मजाक होता, लेकिन अब यह फैसला मैं बहुत सोच समझकर कर चुका हूँ। संध्या की आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कहा, अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसे सुधार लूँगी, लेकिन इतने वर्षों का रिश्ता इस तरह खत्म मत कीजिए। अमित कुछ पल शांत बैठ रहा, फिर उसने वो सच उगला कि जिसने संध्या को भीतर तक तोड़ दिया था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैं इतने वर्षों तक सच नहीं बोल पाया। पिछले 1.5 साल से किसी और से मिल रहा हूँ और अब 2 जिंदगियाँ साथ साथ नहीं जी जा
जी सकता। यह सुनते ही संध्या को बालकनी पर वह फोन कॉल, वह अंगूठी और निखिल की बातें सब याद आने लगी थी। हर घटना अब किसी जहरीली सच्चाई का हिस्सा लग रही थी। संध्या ने रोते हुए पूछा, यह कौन है और उसमें ऐसा क्या है वह 30 साल में नहीं कर सकी? अमित ने सिर्फ इतना कहा, कृपया उसकी अपने आप से तुलना मत करो, बात इतनी सरल नहीं है। मीरा का आगमन और असली कहानी का मोड़। इसी बीच घर के मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। अमित ने दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी, जिसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने अमित से कहा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तभी और इसी समय अमित ने घबरा कर कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने मना किया था ना? महिला ने गंभीर स्वर में कहा, अब बात मेरे हाथ से निकल चुकी है। अगर आप भी सच नहीं बताया गया तो देर हो जाएगी। संध्या क्रोध से आगे बढ़ी और उस महिला से बोली, कौन है आप और मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? उस महिला ने शांत पर आंसुओं से भरी नज़रों से संध्या की ओर देखा और कहा, मुझे गलत मत समझिए, मेरा नाम मीरा है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जैसा आप इस समय सोच रही है। मीरा ने अपने पर्स से एक पुराना कागज़ निकाला, कुछ तस्वीरें और एक लिफाफा मेज पर रख दिया। उस तस्वीरों में अमित किसी छोटे बच्चे के साथ हंसता मुस्कुराता और उसका जन्मदिन मनाता दिख रहा था। संध्या ने कांपते हुए हाथों से तस्वीर उठाकर पूछा, यह बच्चा कौन है? मीरा ने आंखें बंद करके हिम्मत जुटाई और एक ऐसा सच बताया जिसने कमरे का माहौल पूरी तरह बदल दिया। यह मेरा बेटा है। इस बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए अमित पिछले 1.5 साल से मेरी मदद कर रहे हैं। मेरा बेटा एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और उसके इलाज के करोड़ों रुपए लग रहे थे। उसने पिता हमें वर्षों पहले ही छोड़ गए थे। जब मुझे कहीं से मदद नहीं मिली, तब अमित जी ने बिना किसी स्वार्थ से हमारी मदद शुरू की। उन्होंने अस्पताल के बिल भरे और बच्चे को बचाने की हर कोशिश की। संपत्ति की सुरक्षा और कानूनी संकट। संध्या ने अमित से पूछा, अगर केवल मदद की बात थी तो मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? अमित ने भारी आवाज में पूरी सच्चाई बयान की। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन इलाज लंबा होता गया। मेरी जमा पूंजी खत्म हो गई। मैंने बिजनेस लोन तोड़ दिया और कुछ लोगों से भारी कर्ज भी लिया। जब कर्ज बहुत बढ़ गया तो मुझे लगा कि एक दिन सब कुछ बिक जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम भी निखिल सड़क पर आ जाओ। संध्या ने अविश्वास से पूछा, तो तलाक की कागजों से इसका क्या संबंध? अमित ने फाइल की ओर इशारा करते हुए समझाया, यह तलाक नहीं, तुम्हारी सुरक्षा का रास्ता था। जिन लोगों से पैसे लिए हैं वे अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। अगर हमारी संपत्ति, घर आदि वैवाहिक संबंध विच्छेद के समझौते के तहत हम तुम्हारे नाम सुरक्षित हो जाती है और हमारा रिश्ता कागजों पर अलग दिखता है तो कर्जदार तुम तक नहीं पहुंच पाते। मैं चाहता कि तुम्हारी सारी मुसीबत केवल मेरे हिस्से में आए और वह अंगूठी मैं तुम्हें हमारी सालगिरह पर देना चाहता था, लेकिन उससे पहले यह कानूनी प्रक्रिया पूरी करना चाहता था ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे।
संध्या यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। अमित की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह समझ गई थी कि जिससे वह बेवफाई समझ रही थी वह दरअसल अमित का उसे बचाने का एक ही और खतरनाक प्रयास था। अंतिम संकट, कानून की दस्तक। तभी घर के बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आती है और घंटी लगातार बजने लगती है। अमित ने खिड़की से बाहर झांका तो उसके होश उड़ गए। बाहर 4 लोग, 2 वकील और एक पुलिस अधिकारी खड़े थे। अमित ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और सबसे आगे खड़े व्यक्ति ने एक कागज निकाला और गंभीर स्वर से कहा, हम कई महीनों से आपको समय देते आ रहे हैं। अब हमारे पास कानूनी कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। पुलिस निरीक्षक ने कहा, वे किसी को गिरफ्तार करने नहीं आए हैं बल्कि अदालत के आदेश का पालन करने आए हैं। अधिवक्ता वकील ने फाइल खोलते हुए अंतिम घोषणा की, आपके ऊपर किए गए ऋण, ब्याज और अन्य देनदारियों को मिलाकर कुल राशि इतनी अधिक हो चुकी है कि अब उसकी वसूली के लिए आपकी चल अचल संपत्ति, घर, अन्य सामान्य की सूची तैयार करनी होगी। यह सुनते ही संध्या के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जिस घर को उसने 30 सालों से तिनका तिनका जोड़कर सजाया था, आज वह उसकी आंखों के सामने नीलाम होने की कगार पर खड़ा था। अमित सिर झुकाए खड़ा था और संध्या समझ चुकी थी कि गोपनीयता और अकेले ही सारा बोझ उठाने की अमित की जीत ने आज उसके पूरे परिवार को तबाही के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। कहानी की सीख, रिश्ते सुख दुख को बांटने के लिए होते हैं, अकेले ढाने के लिए, धोने के लिए नहीं। कभी कभी अपने संकट को बचाने के लिए बोला गया झूठ या रखी गई गोपनीयता भी रिश्ते में ऐसा बिखराव ला देती है कि जिससे समेटना नामुमकिन हो जाता है।